रीजनल चीफ, हमारे रीजनल कायद बहुत ही फील्ड से क्लोज हैं, बहुत ही क्लोजली। आप खुदा की कसम यकीन करें, कल संडे था, ये यहाँ पे ऑफिस में मौजूद थे और आप लोगों के एक एक केस को, शायद वो एसओ, शायद वो एसएम भी नहीं जानता होगा कि मेरा केस इस वक्त मेरे रीजनल चीफ की टेबल पे है। और पर्सनल एफर्ट से आपके वो केसेस भी जो आम हालात में शायद कभी भी क्लियर नहीं हो सकते, हमारे रीजन के अजीम कायद ने खुद कल पेन लेके वो अंडर राइटिंग से वो क्लियर करवाए। आपकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूंगा हमारे रीजनल कायद, हमारे रीजनल चीफ जनाब इफ्तिखार अहमद साहब से, वो आप लोगों से मोहतरम जीशान बासित साहब, सेक्टर हेड, एरिया मैनेजर साहबान और इस सिटी सेक्टर के सेल्स मैनेजर और सेल्स अफसरान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हम इतने दोस्त बैठे हुए हैं और जहाँ चंद दोस्त बैठ जाएं तो उनकी दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल फरमाए। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि दोनों हेड साहब की वो जो वालदा हैं, अल्लाह ताला उनको जल्दी से एहतियाब करे। वो आईसीयू में है और अल्लाह ताला उनको जल्द से एहतियाब करके वापस अपने घर पे लेके आए और दोनों हेड साहब फिर हमारे साथ जो है वो हमारी मीटिंग्स में और हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में हमारे साथ शामिल हों। दूसरी बात, आपको बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह आपने पिछले महीने में बहुत अच्छा काम किया। वो कि ओवरऑल जोन का काम तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आपका काम बहुत अच्छा हुआ और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अभी जीशान साहब बात कर रहे थे कि फील्ड के साथ ताल्लुक या रिलेशन। बात यह है कि मुझे इस मार्केटिंग में काम करते हुए 2003 में मैं जोनल हेड अपॉइंट हुआ था गुजरात में, उसके बाद पिंडी में जोनल हेड रहा, फिर मैं रीजनल चीफ रहा इस्लामाबाद में, फिर मैं रीजनल चीफ रहा मुल्तान में, फिर लास्टली मैं कराची में था, वहाँ डिवीज़न को हेड कर रहा था। लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली इस्लामाबाद में रहती है तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कराची से अपने घर की तरफ चलूँ। तो अपने घर तो नहीं पहुँचा लेकिन घर के करीब करीब पहुँच गया। लेकिन बात यह है कि मैं जहाँ भी रहा कोशिश ये की कि वहाँ की जो फील्ड है वो भी मेरे बच्चों की तरह ही है और उनको भी उसी तरीके से कामयाब करना है जिस तरह बंदा अपने बच्चों को कामयाब करता है। यहाँ पे मुझे आए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया और इस एक महीने में जो सबसे तकलीफ दे मेरे लिए मरहला होता है वो ये होता है कि जब मुझे ये पता लगता है कि 4-4 करोड़ बिजनेस, 4-4 करोड़ रुपए बिजनेस जमा हो चुका है, प्रपोजल फाइनल नहीं हो रहा। तो फिर मुझे ये पता होता है कि जब प्रपोजल फाइनल होगा तो एसआर की जेब में पैसा जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा कमाने के लिए आया हुआ है, अपना कैरियर बनाने के लिए आया हुआ है। वो हमारी खिदमत करने के लिए नहीं आया हुआ कि वो पैसे जमा करवा देगा और उसके बाद इंतजार करेगा कि हम उसको चेक बना के देंगे। ऐसा है कि नहीं? हम छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर केसेस को छोड़ देते हैं। अभी हमने एक एक्टिविटी की और इंशाल्लाह उस एक्टिविटी को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये जो बात कर रहे हैं जीशान साहब हफ्ते और इतवार को, मैंने सिर्फ एक काम किया कि मैंने इनको जितने पेंडिंग केसेस थे जनवरी से लेके अब तक उन सब की एक लिस्ट निकलवा दी कि ये केसेस हैं जिनके पॉलिसी नंबर नहीं लगे। और आप हैरान होंगे, वो तकरीबन कोई 3 करोड़ के करीब अमाउंट बनती थी। 3 करोड़ रुपया था जिसके नंबर ही नहीं लगे थे। अब वो 3 करोड़ रुपया उसका आप कमीशन लगाएं, अगर मैं कहता हूँ एसआर का कमीशन ही लगा लें, 40% लगाएं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया, 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो मेरे एसआर को मिलना है वो स्टेट लाइफ में पड़ा हुआ है और हम उस प्रपोजल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करवा रहे। अफसोस की बात है कि नहीं? बिल्कुल। और कौन नहीं करवा रहा? आप लोग जो एसओएसएम होते हैं, अपने एसआर के लिए नहीं काम कर रहे ना। अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करा देते, अब ईद से पहले जो जिस दिन लास्ट वर्किंग डे था उस दिन भी 2 करोड़ रुपए पड़ा हुआ था। ये एक तो इस चीज को थोड़ा सा हमने मॉनिटर करना है कि आपका जो हक है वो इमीडिएटली आपको मिले, उसके अंदर रुकावट ना हो, क्योंकि जब आपका पैसा आएगा तो आप काम करेंगे।
पैसे से बड़ा मोटिवेटर दुनिया में कोई नहीं है। सारी बातें आप जितनी बड़ी तकरीरें कर ले, सब कुछ कर ले, पैसा नहीं है तो लोग काम नहीं करते। तो इसलिए एक तो इसके ऊपर मेरी प्रायोरिटी है और फील्ड को मैं इसी एतबार से अपने साथ काउंट करता हूँ। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक रवाज शायद ऐसा है, मैं जब आया तो आते ही एक हफ्ते के बाद, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एसआर का काम नंबर ऑफ पॉलिसीज को बढ़ाना है। ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैंने प्रीमियम की बात नहीं की है। मैंने ये कहा कि एसआर का काम क्या है, नंबर ऑफ पॉलिसीज को बढ़ाना। हमें उसका टारगेट ही नंबर ऑफ पॉलिसीज करना चाहिए कि भाई आप इस महीने कितनी पॉलिसियां करोगे। यार जब पॉलिसियां करेगा तो प्रीमियम तो आ ही जाएगा ना। हमारा एवरेज कितना प्रीमियम है, 20,000 के करीब हमारा एवरेज प्रीमियम बनता है। यानी अगर हम टोटल जितनी पॉलिसियां बेचते हैं उसको प्रीमियम से डिवाइड करें तो 20,000 रुपए तकरीबन बनता है। इसका मतलब एक पॉलिसी का एवरेज प्रीमियम 20,000 रुपए बनता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, एवरेज और होकर 20,000 रुपए बनता है। अब अगर हम किसी एसआर को इस बात पे कायल कर लें, इस बात पे कायल कर लें कि वो महीने में 5 पॉलिसियां सेल करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कितना प्रीमियम कर लेगा, 1 लाख रुपया, और 35-40 हजार तो इनकम उसकी हो जाएगी। चले टैक्स वैक्स काट ले, 30,000 भी हो जाएगी। 30,000 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यार आजकल आप बाहर जाके मार्केट में देखें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स 10-15 हजार रुपए के ऊपर काम कर रहे हैं। इंजीनियर जिन्होंने 4-4 साल डिग्री के लिए पढ़ा, इम्तिहान दिए, पास किए, बेचारों को 15,000 की नौकरी नहीं मिलती। और आपका एसआर अगर 35 से 40 हजार रुपए महीने में कमा ले सिर्फ 5 पॉलिसियां सेल करके, तो क्या मुश्किल है इसके अंदर? उसके लिए निजाम सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप अपने एसआर को इस बात पे कन्विंस करें कि बेटा आपने रोजाना 5 लोगों को, 6 लोगों को मिलना है, जाके बीमे का मैसेज देना है, उनसे आपने कॉन्सेंट लेनी है। उसके बाद आप एसआरएसओ मौजूद है, आप तजर्बाकार है माशाल्लाह, आपको 2-2 साल हो गए इस प्रोफेशन के अंदर, आप जाके पॉलिसी बेच सकते हैं, बड़ी आसानी से उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये 35-40 हजार रुपए जब तक आप एसआर की इनकम नहीं बनाएंगे वो आपके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि हर बंदे को पैसा चाहिए ना। वक्ती तौर पे तो आ जाएगा शायद, लेकिन अगर मुसलसल इनकम नहीं होगी तो नहीं जाएगा। इस काम को हम कहते हैं प्रॉस्पेक्टिंग। आप अपने एसआर को प्रॉस्पेक्टिंग पे लगाएं कि वो लिस्ट बनाए कितने लोगों से उसने मुलाकात करनी है। डेली 5 लोगों से मुलाकात करनी है। दिन में कई फोन आते हैं मुझे भी, और आप लोगों को भी शायद आते होंगे, बैंक से हमारी बच्चियां कॉल करती हैं, बच्चे कॉल करते हैं, वो कहते हैं सर बैंक आपको लोन देना चाह रहा है, आप लोन ले लें। खैर वो लोन देने में भी उनको कुछ मिलता है, इसलिए वो लोन की बात करते हैं कि आप लोन ले लें सर। अब मैं कहता हूं बेटा मुझे तो जरूरत नहीं है लोन की, अभी फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। वो कहते हैं अच्छा सर आपने नहीं लेना तो मुझे 3-4 नाम तो दे दें जो लोन ले सकते हैं। रेफरेंस, अपनी प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बनाने के लिए वो बच्चा या बच्ची जो वहां बैठे हुए हैं, अगर फर्ज करें कि मैंने कहा कि नहीं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं सर, आप 4-5 लोग तो बता दें जिनको जाके हम ये ऑफर कर सके, उनके फोन नंबर दे दें। आप अपने एसआर को भी यही तबलीग कर सकते हैं कि भाई आप रोजाना इतने बंदों से मुलाकात करो, और अगर कोई पॉलिसी नहीं लेता ना ले, कोई बात नहीं, हमारे को जबरदस्ती थोड़ी होती है। हम तो मेरिट के ऊपर अपनी पॉलिसी सेल करते हैं ना, अपनी पॉलिसी की खसूसियत बुला के सेल करते हैं, जबरदस्ती तो नहीं सेल करते हैं, तो मेरिट के ऊपर सेल करते हैं। अगर वो नहीं भी लेता सारी बात समझाने के बावजूद, तो फिर मैं समझता हूँ कि अगला सवाल आपका, और क्लोजिंग सवाल आपका ये होना चाहिए कि सर कोई बात नहीं, आपने नहीं लेनी, मुझे कुछ 4-5 रेफरेंसेस तो दे दें कि जिनको जाके मैं ये पॉलिसी की बात करूं। कर सकते हैं ना ये तो आपने अपने एसआर को इस बात पे एजुकेट करना है। तो मैंने क्या बात की कि एसआर का काम क्या है, नंबर ऑफ पॉलिसीज, उसका टारगेट ही नंबर ऑफ पॉलिसीज होना चाहिए। उसके बाद आज जो हमारे सेल्स ऑफिसर है, सेल्स ऑफिसर को हम कहते हैं रिक्रूटिंग ऑफिसर, भर्ती करना इसका काम है, नए एसआर को इस प्रोफेशन के लिए, इस प्रोफेशन के अंदर लेके आना। अगर एक एसओ अपने एसआर को इस बात पे लगा देता है कि वो रोजाना 5 लोगों को जाके मिल ले, ज्यादा लोगों को मैं नहीं कहता, वो ढेरों के हिसाब से ना मिले, 1000 लोगों को ना मिले, 5 लोगों को डेली जाके मिल के इंश्योरेंस का मैसेज दे प्रॉपर, तो आप छुट्टियां भी निकाल दें, 20 वर्किंग डे होते हैं, चले 2 और निकाल दें, 20 दिन रह गए, तो 20 दिन में कितने लोगों से मिलेगा वो? 100 लोगों से मिल लेगा। महीने में 100 लोगों से अगर उसकी मुलाकात हो जाती है, तो हमारे बीमे में एक पुराना असूल चलता है, निशांत आप जानते होंगे, अब तो खैर उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आ गई, अब तो नई नई चीजें भी आ गई। अब पॉलिसी होल्डर को हमारी वेबसाइट भी नजर आती है, आप जो बात उसको कहते हैं वहां से भी चेक कर सकता है, कितने बोनसेस दिए, कितने क्लेम दिए, ये भी वेबसाइट पे मौजूद है, पॉलिसी किस तरह की होती है ये भी वेबसाइट पे मौजूद है, बोनस कितना है ये भी वेबसाइट पे मौजूद है। और सो मच सो पॉलिसी होल्डर वेबसाइट के ऊपर
अपनी पॉलिसी का स्टेटस खुद चेक कर सकता है। वेबसाइट के ऊपर कंप्यूटर के जरिए अपनी पॉलिसी का स्टेटस खुद चेक कर सकता है, कितने बोनस लग चुके हैं ये भी चेक कर सकता है। आप लोगों को इस बात का पता है कि नहीं पता है? नहीं पता। अब मैंने बता दिया। अब अगर इसका पता करना है तो अपने सीनियर से रब्ता कीजिए, अगर नहीं बताते मेरा फोन नंबर लीजिए, मुझे कॉल करें, मैं आपको बता दूंगा। 2 मिनट में समझ आ जाती है, कोई लंबी बात नहीं है। काइंडली कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर अभी मैं दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ। तो 2 मिनट लगेंगे आपको ये समझने में कि पॉलिसी होल्डर अपना स्टेटस खुद देख सकता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। आजकल हम मोबाइल के ऊपर देख लेते हैं। मैं तो जब हम ग्रुप में थे तो हमने क्लेम के ऊपर भी एक ऐप बना दी थी, मोबाइल की ऐप थी कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालें या डिजीज्ड का शनाख्ती कार्ड नंबर डालें और आपको डेथ क्लेम की पोजीशन पता लग जाएगी कि इसमें डेथ क्लेम किस फेज में है, चेक बन चुका है या अभी वो प्रोसेसिंग में है, इंक्वायरी में, कहां पे, ये आपको पता लग सकता है उसके ऊपर। ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास भी मौजूद है, हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। तो ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। तो एसओ का काम क्या हुआ? रिक्रूटमेंट। उस एसओ को मैंने कहा कि अगर एक एसआर को वो 100 बंदों से मुलाकात पे लगा देता है और उसके पास सपोज आपके पास तो 10-10, 12-12 एसआर तो होते हैं ना, चले मैं कहता हूं मिनिमम होते हैं, आपके पास 4 या 5 एसआर होते हैं, 5 एसआर लगा लेते हैं। तो 5 एसआर मार्केट में घूम रहा है, 5 एसआर मार्केट में घूम रहे हैं, रोजाना 5 बंदों से मुलाकात कर रहे हैं। तो उस एसओ की टीम जो 5 बंदों पर मुश्तमिल है वो 500 लोगों से महीने में मिल रही है। और अगर 10 बंदों को मिलने के बाद एक पॉलिसी होती है, 10 बंदे इनकार करते हैं, 9 बंदे इनकार करते हैं, एक बंदा कहता है हाँ ठीक है मैं ले लेता हूं, एक एवरेज की बात करता हूं, 9 बंदे कहते हैं नहीं लेनी, चाहे जो मर्जी कर लो नहीं लेनी पॉलिसी, जितनी मर्जी अच्छी है। तो 10 में से एक ले लेता है। 500 बंदों में से कितनी पॉलिसियां बिकेंगी? 50 बिक जाएंगी। अगर 50 पॉलिसियां बिक जाएं और 20,000 रुपए एवरेज प्रीमियम हो तो कितना बना? 10 लाख। कितने एसओ हैं जो 10 लाख महीने का करते हैं? एक छोटी सी प्लानिंग की बात है। आप 100 को छोड़ दें, 100 को नहीं मिलते, 50 को मिलते हैं, फिर भी 5 लाख होता है 5 एसआर से। इसको भी छोड़ दें यार, 50 को भी नहीं मिलते, 25 को मिलते हैं, फिर कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख थोड़ा प्रीमियम होता है। एसआर आपके मार्केट में घूम रहे हैं, आपने उनको एक सिस्टम दे दिया है कि बेटा ये काम करना है तुमने, ये तुम्हारा काम है। सिस्टम देंगे, आराम से बैठ के अफसर बन के बैठेंगे और काम करेंगे। लेकिन इस दौरान आपने क्या करना है? आपने अपनी रिक्रूटमेंट करनी है, आपने नए एसआर ढूंढने हैं। अब एसआर ढूंढने का पूरा एक प्रोसेस है जो मुख्तलिफ कोर्सेज में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह एसआर को ढूंढते हैं, कहां से ढूंढते हैं, ये भी बताते हैं वो किधर से मिल सकता है बंदा आपको, अच्छा काम करने वाला बंदा किधर से मिल सकता है, अच्छा काम करने वाले बंदे की खुसूसियात क्या होती हैं, ये भी आपको पढ़ाते हैं जो आपके एफएमडी के एचआरडी के टीचर्स होते हैं। आपके सीनियर्स आपको ये सिखाते हैं, आपके सीनियर्स आपको बताते हैं। सेमिनार इस पे हुआ था। तो इतनी बड़ी बातें। तो आपका काम ये है कि महीने में, मैं ज्यादा नहीं कहता, आप कम से कम 2 रिक्रूटमेंट तो कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 2 रिक्रूटमेंट 15 दिन में 1 बंदा भर्ती करना है। लेकिन जाहिर है जिस तरह बीमा बेचने के लिए आपको 10 बंदे को मिलेंगे तो 1 बंदा आपको मिलता है, ऐसी रिक्रूटमेंट के लिए भी आप लोगों के इंटरव्यू करेंगे, लोगों का एटीट्यूड देखेंगे, एप्टीट्यूड देखेंगे। अभी आपको पता है भर्ती के लिए एक फॉर्म बना हुआ है, स्टेट लाइफ ने फॉर्म बनाया हुआ है, टेस्ट बनाया हुआ है कि भाई जो भी आप बंदा भर्ती करे पहले उसका टेस्ट ले। उस टेस्ट में क्या है कि आप कितने बंदों को जानते हो, उसके नाम लिखो, फला करो, ढिमकान करो। अब हम उसको इतना लाइट लेते हैं कि हम कहते हैं यार ये तो रिक्वायरमेंट है, ये मैं खुद ही टिक कर देता हूं, बेचारा ऐसा कितना थक जाएगा, 5 बंदों के नाम लिखेगा, ये 2 पेज का फॉर्म टिक लगाएगा, थक ना जाएगा। मैं सर में भर्ती करने लगा, नाराज होकर उठ गया तो फिर क्या होगा? यानी हम प्रोफेशनल बंदा नहीं भर्ती कर रहे, हम सिर्फ एसआर भर्ती कर रहे हैं, बस आ जाए बंदा किसी तरीके से। तो अगर उस फॉर्म को आप भरवा लें, उस बंदे की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट पहले दिन तैयार हो जाए, पहले दिन आपको पता होता है कि ये कितने बंदों को जाके मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप वो करें। वो जिशान साहब वाली बात में दोबारा दोहराऊंगा कि मुश्किल में डालें अपनी टीम को अगर आपने कामयाब होना है तो। और अगर एसआर की आसानियां ढूंढते रहे कि यार ओ सर जी छो फॉर्म मैं आप ही भर लेना, जाओ मैंने दो, मैं टिक मारा, चलो लास्ट तो फॉर्म है, फाइल में टिक किया, लगा दिया, टेस्ट हो गया जी, पास हो गया बच्चा, बच्चे को पता ही नहीं बेचारे ने लिखा क्या है। तो ये चीजें जो है ये थोड़ी सी देखें। तो एसओ का काम क्या है? रिक्रूटमेंट करना। और उसके लिए मैं ज्यादा नहीं कह रहा, महीने में कितनी? 2। लेकिन 2 भर्ती करने के लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। कभी आपने देखा कि बार लोग दरियाओं के किनारे पे बैठे होते हैं और वहां से उन्होंने बड़े बड़े वो छानने पकड़े होते हैं और रेत को छान रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं?
रेत को छान के क्या कर रहे होते हैं? सोना निकाल रहे होते हैं, वहां से सोना निकाल रहे होते हैं। ऐसे ही आपको भी ऐसे ही भर्ती करने के लिए उस छानने की तरह छानना पड़ेगा, तब बंदा निकलेगा, हीरा तब निकलेगा। और इस बात को समझें कि आपको भी किसी ने छान के निकाला है। आप भी एक दिन जब भर्ती हुए थे, वही बातें जो मैंने आपको की हैं कि आपके ऐसे ने कहा होगा ये फॉर्म भरने छोड़ दो, मैं भर दूंगा, तो मैं अपना नाम पता बताओ, शनाख्ती कार्ड कापी दो, बाकी मेरा काम है। वो टेस्ट अगर आपने दिया होता तो आपकी लिस्ट, प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट पहले दिन तैयार हो जाती है और आप आगे काम करते हैं। ऐसे ही आपने रिक्रूटमेंट के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है, भाई कौन कौन सा बंदा रिक्रूटमेंट अच्छी कर सकता है, आपने उनको कैप्चर करना है। एसओ अपना काम करे, एसआर अपना काम करे। अब आ गया एसएम। मेरे अपने ख्याल में एसएम है जो असल मार्केटिंग का बंदा है। एरिया मैनेजर भी कोई नहीं है, सेक्रेटरी भी कोई नहीं है, जोनल हेड भी कोई नहीं है, आरसी भी कोई नहीं है। हम सारे एक ही बात कहते हैं आपको, यार बीमा करो, बीमा करो, बीमा करके लाओ, ये कहते हैं ना, लेकिन करता कौन है? एसआर, एसओ, एसएम। और एसएम का काम है अपनी टीम को प्रॉपर अंदाज से चलाना, उसका काम है अपनी टीम की ग्रूमिंग करना, उसका काम है बिजनेस को बढ़ाना। असल काम करने वाला एसएम है। और मैं जिस दिन से आया हूं एक ही बात कह रहा हूं, यार मुझे एसएम के फोन नंबर दे दो, जरा मैं उन तक पहुंचना चाहता हूं। आप यकीन माने, मुझे स्वाय झंग जोन के उन्होंने भी टूटे फूटे नंबर भेजे हैं। वो मैंने कल पहली दफा ट्राई किया, क्योंकि महीना खत्म हुआ जून, मैंने जून के बाद ट्राई करूंगा। नंबर मैंने फीड किए हुए थे मोबाइल के अंदर, तो उनको पहला मैसेज किया कि भाई कल से जुलाई शुरू हो गया है और मैं आपका नया रीजनल चीफ हूँ, फला, जैसे इंट्रोडक्शन होता है वो कराया। और उसके बाद उनको कहा कि ये आपकी सबमिशन मुझे चाहिए, फला फला करने के बाद अब तक 4 फोन कॉलें आ चुकी हैं। सर जी आप हैं कौन? मैं आपका रीजनल चीफ हूँ और आपको मैंने मैसेज किया था, और आप फला फला आदमी नहीं बोल रहे। उसने कहा जी मैं तो नहीं ये काम करता बीमे वाला, मैं तो कोई और हूँ। तो वो नंबर ही गलत दे दिया मुझे। अभी मैंने फैसलाबाद में कहा हुआ, इन्होंने लिस्ट मुझे दी है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो भी ऐसी ही है, मतलब बड़े बयानी के साथ लिस्ट उन्होंने निकाल दी। अब मैं यही कि इस दफा मैंने ये पूरा प्लान किया था, इन सबको मैंने कहा मैंने सेल्स मैनेजर की मीटिंग में जाना है, चाहे दिन में 10-10 मीटिंग करवाओ, लेकिन मैं सेल्स मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। और ये इनकी मेहरबानी कि इन्होंने ऐसे भी मिलवा दिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इतने लोगों की माशाल्लाह गैदरिंग और बात भी आपसे कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरी बात भी शायद आपको समझ में आ रही है। अब आगे एसएम। एसएम को मैंने कहा कि मैं समझता यही हूँ कि वो मेरे सबसे बड़े फील्ड के कमांडर है। जो जंग लड़ रहा होता है ना बंदा, जर्नल पीछे होता है, पीछे हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है, जीएचक्यू में बैठा होता है। बाकी ये जो सेल्स मैनेजर तक की टीम होती है ना, ये होती है फील्ड के अंदर, ये असल जंग लड़ने वाले होते हैं। और इनको ये कैसी टीम में बनाना चाहता हूं? वैसी टीम कि अगर इस टीम को कहो ना कि ये बम बांध के टैंकों के नीचे घुस जाओ, तो ये टीम घुस जाए। ये होती है लीडरशिप। क्योंकि जब किसी कमांडर ने, आपको याद है ना ये वाकया 1965 की जंग में हुआ था, ये चुविंडा के महाज पे हुआ था, कि जर्नैल या जो भी उनका उस वक्त कमांडर था, जो कर्नल या जिसको मैं आप सेल्स मैनेजर कहता हूं, सेल्स मैनेजर ने उन सिपाहियों को कहा कि इन टैंकों को उड़ाना है, आप बम बांध के टैंकों के नीचे घुस जाओ। वो घुस गए। क्यों? उन्हें पता था कि उनका लीडर कोई उनको बात ऐसी कह ही नहीं सकता जो गलत हो। ये भी कही होगी तो हमारे फायदे। तो एसएम की टीम के ऊपर इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि जो एसएम कहे वो उसकी टीम करने को तैयार हो जाए। ये बात फिर ऊपर भी साधक आती है, एरिया मैनेजर पे भी आती है, सेक्रेटरी पे भी आती है, क्योंकि उनकी फिर आगे टीम है ना, उनकी आगे टीम है जो अपने हिसाब से काम कर रही है। तो अजीज दोस्तों, लंबी बात नहीं करनी क्योंकि काफी देर से शायद बैठे हुए हैं। ये थोड़े से मैसेज आपको देने थे। ये जिस कैरियर में आप आ गए हैं, इसकी कोई एंड नहीं है, आप जहां तक चाहें पहुंच सकते हैं। मिसालें आपके सामने है, जीशान साहब बैठे हैं, एरिया मैनेजर बैठे हैं, और फिर ऐसी बात भी नहीं है कि ये पता नहीं पुराने जमाने में बने थे, आजकल नहीं बनते। अभी आप पिछले साल ही देखें, हमारे इस पूरे रीजन के अंदर 28 नए एरिया मैनेजर बने हैं, 28 लोगों ने, और उनमें से एक तो आपके साथ भी आपकी टीम में मौजूद है। तो 28 नए एरिया मैनेजर क्वालिफाई करके बने हैं, क्वालिफाई करके बने हैं। यहाँ पे कोई चीज बगैर क्वालिफिकेशन के नहीं मिलती, यानी जब तक आप कुछ करेंगे नहीं आपको मिलेगा कुछ नहीं, ये ऐसा एक प्रोफेशन है। तो क्वालिफाई करके बने हैं, अर्न किया है, डेजिग्नेशन को अर्न किया है, किसी ने खराब में नहीं दिया। तो इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या होती है कि बंदा ये सारी जिंदगी उसको ये प्राइड रहता है कि मैंने अगर ये रुतबा हासिल किया है तो मैंने अर्न करके हासिल किया है, ये मुझे ऐसे ही नहीं मिल गया। तो अर्न करके यहाँ पे आपको मिलता है सब कुछ। हम सारे आपकी हेल्प के लिए मौजूद है, आपको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। और मैं तवक्को करता हूँ कि अगर आप इस प्रोफेशन के अंदर ऑनेस्टी के साथ,
सबसे बड़ी चीज है ऑनेस्टी, सच्चाई। किसके साथ? अपने सीनियर के साथ भी, लेकिन उससे बढ़ के अपने क्लाइंट के साथ। अपने क्लाइंट को कभी धोखा न दें, कभी उसको गलत बात न बताएं, सच्ची बात उससे करें। सच्ची बात करेंगे, आपका बीमा ज्यादा बिकेगा, क्रेडिबिलिटी बिकेगी। आप जिन इलाकों में काम करते हैं, जो हमारे देहात में लोग काम करते हैं, रिमोट एरियाज में काम करते हैं, तो वहां पे लोग जानते हैं कि कौन बीमे का काम करने वाला है, और उनको पता होता है कौन बंदा क्रेडिबल है। और जब वो किसी को रेफर करते कहते हैं यार वो जो फलाना बंदा है उससे मैंने पॉलिसी ली थी, वो बड़ा सही समझाता है यार, और उसको सही बात बताता है, आज तक कोई बात उसकी गलत नहीं हुई। तो आप अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करें, ऑनेस्टी के साथ कैरियर में डेवलप करने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो फिर मैं समझता हूँ सारी कुव्वतें आपके साथ हो जाती हैं। पंजाबी आती है ना सबको, पंजाबी का एक मुझे अभी एक मुहावरा तो याद आ गया। वो कहते हैं कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करण मुकदरा था। बेहिम्मते, हिम्मत नहीं करनी, अल्लाह की तरफ किस्मत ही पैड़ी है, वो फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करण मुकदरा था, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। उगण वाले उग पैंदे ने, वो देखा ना दरख्त निकला पहाड़ के पत्थर के अंदर से निकला होता है, मतलब तो कोई नहीं होती, यहाँ निकल आएगा, वहां से निकला होता है। उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, और मंजिल दे मत्थे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी। मंजिल पे कौन पहुंचते हैं? मंजिल दे मत्थे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। अपने सफर का मैप, अपने सफर का नक्शा आज बनाना है। एसआर भर्ती हुआ है तो उसकी मंजिल एसओ बनना, एसओ बने मंजिल एसएम बनना, एसएम बने मंजिल एरिया मैनेजर बनना, एरिया मैनेजर बने मंजिल आगे बढ़ना। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे कैरियर ही सब कुछ होता है, पैसा भी बहुत कुछ होता है। एरिया मैनेजर माशाल्लाह, सेल्स मैनेजर माशाल्लाह जितना चाहे कमा सकते हैं, और यही उम्र होती है। मैं सब आपको भी कहूंगा, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, इसी अपने केडर में रहते हुए अपना घर बनाइए, अच्छी गाड़ी लीजिए। सेक्रेटरी बनेंगे फिर इतनी इनकम नहीं रहती, क्योंकि सेक्रेटरी तो फिर सिर्फ आपको चलाता है, जो कुछ कमाया होता है उसको आगे खर्च करता है, तो उसके बाद तो तनख्वाह ही रह जाती है। इस उम्र में घर बनाइए, गाड़ी खरीदिए, और ख्वाहिशात हमेशा अच्छी रखिए। ये ना हो गया यार पहले मोटरसाइकिल लेना, नहीं भाई पहले गाड़ी लेनी है, और गाड़ी भी ये 3 डब्बे वाली नहीं लेनी सुजुकी, 3 डब्बे वाली गाड़ी जिनके पास है चेंज करिए इनको। करोला गाड़ी पे नजर रखें, मर्सिडीज पे रखें, आरडी पे नजर रखें। यार ये गाड़ी में हमारे लिए बनी हुई, हमारे जैसे बंदे चलाते हैं, बाहर के बंदे थोड़ी चलाते हैं। मैं उन बीमे वालों को जानता हूं जो 60s में, जब इंश्योरेंस का नामो निशान कोई नहीं था, प्राइवेट कंपनियां होती थी, उनके पास जो गाड़ी होती थी सबको पता होता था कि सबसे अच्छी गाड़ी जो होती है वो बीमे वाले के पास होती है। अभी भी हो सकती है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन बात फिर वही आती है कि प्रॉब्लम के साथ साथ लेके चलना होता है। मसाइल भी आते हैं, कभी केस लेके आते हैं, बड़ी मुश्किल से होता है, अंडर राइटर आगे एक रिक्वायरमेंट लगा देता है, यार ये नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, फला नहीं हुआ। बाद औकात वो सही लगाता है, बाद औकात गलत भी लगाता है, वो भी इंसान है ना, लगा सकता है। फिर कभी हम उससे बहस भी कर लेते हैं, कभी हम उसको जरा क्या कहना चाहिए मैनेज भी कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत कर लेते हैं। लेकिन बात वही होती है कि काम निकालना होता है, मकसद होता है। लेकिन अपने आप को मुश्किल में डालना, मार्केट में डालना जरूरी है। जब तक आप अपने टारगेट्स अपने को मुकर्रर नहीं करते, और टारगेट्स पे हमेशा नजर रखने का तरीका ये कि उनको लिख के अपने सामने लगाएं, और डेट वाइज लिखें। मैंने असम का बनना है, फला डेट बनना है, फिर उसके बाद कोई उसको गुंजाइश नहीं है, अब उसके लिए एफर्ट जो चाहिए, उसमें क्या लवाजमात है, कितना प्रीमियम करना है, कितना पीरियड होना चाहिए, सेकंड ईयर के सब आपको पता होना चाहिए।